नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। न्यूज ब्रीफ की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि एक हादसा हुआ है और जिस तरह से इस वक्त खबर सामने आ रही है कि जोजिला पास से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि यात्री वाहन हिमस्खलन की चपेट में आया है। हादसे में 4 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है और अभी राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो इस वक्त एक दुखद खबर सामने आ रही है जोजिला से। जोजिला पास के पास एक यात्री वाहन एवलांच की चपेट में आया है। तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और हिमस्खलन की चपेट में ये यात्री वाहन आया है और हादसे में 4 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है। तो कंफर्मेशन सामने आ चुकी है और राहत और बचाव कार्य जो है वो अभी भी जारी है। और एक बेहद ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है। एक पैसेंजर व्हीकल जो है एवलांच की चपेट में आया है जोजिला पास के पास और जिसमें 4 पैसेंजर्स की मौत वाकया हुई है। और ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है जो ये गाड़ी है, ये जो पैसेंजर व्हीकल है, एक स्नो स्लाइड की चपेट में आ गई जब वो एक हाई आल्टीट्यूड रूट पर चल रही थी। और इस वक्त आप जानते हैं कि अगर जोजिला पास की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस हैं और अभी रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंची हैं, स्पॉट पर ऑपरेशन जारी है। और जिस तरह से अथॉरिटीज़ अभी भी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही हैं और जो ट्रैवलर्स हैं उनको ये एडवाइस दी गई है कि जब तक वेदर कंडीशंस इंप्रूव नहीं होती तब तक इस रास्ते पे, इस रूट पे जो है वो ट्रैवल ना करें। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और बेहद ही दुखद खबर, जोजिला पास पर एवलांच की चपेट में आने से एक यात्री वाहन जो है इसकी चपेट में आ गया, जिसके बाद 4 लोगों की जो मौत है वो वाकया हुई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीधा तस्वीरें जोजिला पास से इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस इस वक्त है। और जो बाकी लोग हैं उनको ये एडवाइस जारी की गई है, ये एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, जब तक वेदर कंडीशंस इंप्रूव नहीं होती है इस रूट से कोई भी ट्रैवल नहीं करेगा। तो जोजिला पास से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं और तस्वीरें इस वक्त आप जोजिला पास से देख रहे हैं जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। एक यात्री वाहन जो है एवलांच की चपेट में आया है, जिसके बाद 4 पैसेंजर्स की मौत वाकया हुई है। तो चलिए हमारे साथ सलीम वानी हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। तो सलीम, बताइएगा इस एक्सीडेंट के हवाले से और क्या कुछ अपडेट है। बाद दोपहर जो गाड़ियों का आमदोरफ्त चलता है, वन वे ट्रैफिक होता है, जो गाड़ियां जो सोनमर्ग से टुवर्ड्स द्रास को लिए रवाना गई थी, तो दिनियाल एक जगह है वहां पे जो जोजिला के पास जो द्रास वाला साइड है, इसमें जो दो बीआरओ के प्रोजेक्ट देखते हैं, एक प्रोजेक्ट बीकन कश्मीर और प्रोजेक्ट विजय जो द्रास का साइड है। दयाल के साइड में एक बड़ी एवलांच आई है क्योंकि जो मौसम आज खुशगवार था, आज धूप भी थी। यही कारण है कि बाद दोपहर ही ये एवलांच आई है क्योंकि जो ही बर्फ पिघलता है तो एवलांच का खतरा रहता है। और जोजिला ने आज वो रूप दिखाया जो माजी में अगर देखा जाए जब जोजिला 4-5 महीने बंद रहता था, और आज की तरह उसी तरह इसी तरह एक बड़ी एवलांच आई है जिसने अपने लपेट में 4 से 6 गाड़ियों को लिया है। और जिसमें कहा जाता है कि एक गाड़ी है जिसमें 4 लोग अभी भी बर्फ के नीचे ही दब गए हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने में दोनों साइड से स्टार्ट किया गया है, चाहे आप सोनमर्ग वाले साइड हो या द्रास वाले साइड हो। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बीआरओ, करगिल पुलिस, सोनमर्ग जो बीआरओ 122 आरसीसी या विजय बीआरओ है, वो दोनों वहां पे हैं। बड़ी मशीनें जी चल रहा है। अभी जो 4 लोगों का ये कहा जाता है कि वो गाड़ी में दब गए हैं, अभी कुछ उसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि वहां पे मोबाइल नेटवर्क भी नहीं चलता है, तो जो ही कुछ अपडेट मिलेगा तो उसके बाद ही आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन एवलांच का जो कंफर्मेशन मिली है और गाड़ियों का भी ये जो वीडियो आपने चलाया है, 5 से 6 गाड़ियां इस एवलांच के लपेट में आई है। बिल्कुल, आखिर में बताइएगा सलीम, जिस तरह से अभी एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों को कहा गया है कि ये रूट से ना ट्रैवल करें, तो कब तक हो सकता है कि उनको अलो किया जाएगा कि इस रूट पर ट्रैवल कर सकते हैं। देखो, जो गाड़ियों को पिछले 2 महीने से वन वे होता है क्योंकि जब बर्फ वहां पे गिरती है तो
की इजाजत मिलता है। ये गाड़ियां जो है सोनमर्ग से द्रास की तरफ रवाना की जाती थी, सुबह मॉर्निंग में द्रास से डाउन होती है। इस तरह जो गाड़ियां इस टाइम पीछे भी फंसी है, जो उनको भी अभी उनके लिए भी कहा काफी रेस्क्यू स्टार, जो ही रोड खुलेगा उसकी तरफ ग्रीन सिग्नल आती है, ट्रैफिक रूलर पुलिस चाहे करगिल वाला साइड हो या सोनमर्ग वाला साइड हो, ग्रीन सिग्नल देते हैं। उसके बाद ही बीआरओ जब ग्रीन सिग्नल देती है उसके बाद ही गाड़ियों को अलाउ किया जाता है। तो अभी तक तो अभी काफी टाइम लगेगा इस एवलांच को क्लियर करने में, क्योंकि जो पानी माथा है, जो द्रास वाला साइड है, सोनमर्ग वाला साइड है, वहां पे भी एक छोटी मोटी एवलांच आई है, उसको भी बीआरओ क्लियर करती है। जो ही क्लियरिफिकेशन मिलती है रोड को खुलने में, तो उसके बाद ही गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम ज्वाइन करने के लिए। हमारे संवाददाता सलीम वानी इस एक्सीडेंट के हवाले से अपडेट दे रहे थे। और बेहद ही दुखद खबर, एवलांच की चपेट में आने से एक यात्री वाहन जो चपेट में आया है उसमें सवार जो पैसेंजर्स हैं उनकी दर्दनाक मौत वाक़या हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। और सत्र की शुरुआत से ही सदन में सियासी घमासान देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए ईरान के समर्थन में नारेबाजी की, जिस पर विपक्ष ने कड़ा हंगामा किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्पीकर को कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि बाद में सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और इस दौरान विपक्ष गवर्नेंस, विकास, बेरोजगारी और जनकल्याण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति में है, जबकि सरकार भी अपने विकास कार्यों और नीतियों का बचाव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे और रोजगार, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार सरकार आंकड़ों के जरिए अपने काम को पेश करेगी, जिससे आने वाले दिनों में सदन में तीखी बहस, विरोध और वॉकआउट की स्थिति बन सकती है। मैं हाउस के मूड को समझ सकता हूं। हाउस इस मामले में एक राय पे नहीं है। या तो फिर आप इसमें डिस्कशन कर दीजिए ताकि अलग अलग मुख्तलिफ राय जो है इसमें हाउस के सामने आ जाएं। नहीं तो अगर मैं हाउस की तरफ से बोलूं और उसके बाद उसकी ऑपोजिशन हो, वो भी ठीक नहीं लगेगा। तो आप तय करिए क्या करना है ना, उसके बाद मैं बोल लूंगा। तो लखनपुर के बाहर नहीं जाती, तो इसलिए मुझे लगता है बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे। इस पे लीडर ऑफ द हाउस किस तरह से स्टेटमेंट या इस हाउस में कैसे आप डिस्कस कर सकते हैं? एक सेट प्रोसीजर और जो बिजनेस कंडक्ट रूल है उसमें तो गुंजाइश नहीं बनती आपसे ज्यादा फादर इसका कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने मौजूदा दौर में मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आत्ममंथन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का देश और जम्मू कश्मीर में गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने हमेशा समाज को दिशा दी और भाईचारे को मजबूत किया। लेकिन आज के समय में कुछ प्लेटफॉर्म बिना तथ्य और सत्यापन के खबरें प्रसारित कर रहे हैं, जिससे मीडिया की साख प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले खबरों में प्रूफ और ऑथेंटिकेशन को महत्व दिया जाता था, जबकि अब बिना पुष्टि की सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। डिप्टी सीएम ने मीडिया से अपील की कि वे अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें और तथ्य जांच के बाद ही खबरें प्रसारित करें। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों को भी अपने सोशल मीडिया तंत्र पर नियंत्रण रखने की सलाह दी है। ठीक है, सरकार तो इस पे कानून बनाएगी और सरकार इस पे गौर करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मीडिया को अपने अंदर झांकना पड़ेगा। जो अच्छा मीडिया वो तो ठीक है, वो जो काम कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, अब जब ये लोग वहाँ अंदर ऑनरेबल एमएलए जब अपनी बात रख रहे थे, तो वहाँ जो लोग जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाए वो वर्ड मैं यहाँ यूज़ नहीं कर सकता, मैंने अंदर भी रिपीट नहीं किया, अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हर आदमी की अपनी इज्जत है। तो लिहाजा हमें सोचना पड़ेगा मीडिया को कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आइन में जहां उनको इतना बड़ा रुतबा, चौथे स्तंभ का रुतबा हो, फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन हो, उस मीडिया को जब चौथे पिलर का रुतबा है, उसको सोचना होगा कि हमने ये जो कुछ लोग जो उनके बीच इस कम्युनिटी को, इस फर्टर्निटी के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं मीडिया को, उनको आइडेंटिफाई मीडिया को खुद भी करना होगा।
और उनको खुद भी बताना होगा। और अगर कुछ लोग हैं अगर समझ सकते हैं तो उनको समझाना भी चाहिए। रही बात सरकार की, जैसे हमने अंदर कहा और ऑनरेबल स्पीकर साहब ने भी अपनी रूलिंग दी है, तो उसके लिए सरकार अब करेगी, क्योंकि अब फ्री तो हम छोड़ेंगे नहीं कि जिसकी दिल किया आप उसकी बेइज्जत कर दो, जिसका दिल किया उसको जलील कर दो। ये चीजें नहीं होने देंगे। और मीडिया, क्योंकि हमने कहीं देखे रात को उठते हैं वो पोर्टल उठाते हैं और शुरू हो जाते हैं वो ये कर गया, जबकि कोई प्रूफ नहीं होता। आगे अगर प्रिंट मीडिया में भी खबर छपती थी, बाकायदा पहले उनके पास प्रूफ होता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई खबर छपती थी, मुझे याद है कि उनके पास पहले प्रूफ होता था, ऑथेंटिकेट करते थे, उसके बाद छापते थे। मतलब अगर आपको कोई बंदा बोलता भी है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आती है, कम से कम उस फैक्ट्स को वेरीफाई तो करिए, काउंटर चेक तो करिए। लेकिन वो काउंटर चेकिंग नहीं है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को भी अपने गिरबान में झांकना होगा, क्योंकि उनके जो आईटी सेल हैं, जो उनके अपने आर्टिफिशियल ऐप हैं वो चलाते हैं, उनको भी जब हम दूसरों पे उंगल उठाते हैं तो कम से कम, जैसे मैंने अंदर भी कहा कि आप अपने आप भी देखें, आप भी तो सोशल मीडिया को चलाते हैं। फिर अगर आप मीडिया को बदनाम करते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टियां जो अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, जो अपने पेजों पे लोगों को बदनाम करते हैं, तो वो भी तो देखें। तो इसलिए ये मीडिया का अपना रोल, मीडिया को भी अपने आप में गिरबान में झांकना होगा। पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने पेज चलाते हैं, जो अपनी सोशल मीडिया या अपने आर्टिफिशियल ऐप चला के लोगों को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मीडिया है मीडिया का ताल्लुक है, मैं मीडिया से यही अपील करूंगा कि आप अपना कद ऊंचा करें। कल क्यों आप पे कोई उंगली उठाए, आप अपना कद इतना ऊंचा करें कि जब भी कोई बोले आपकी तारीफ में बोले। शर्मा ने ईरान के मुद्दे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है और मौजूदा हालात में मानवता के आधार पर भारत को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में एलपीजी संकट का भी जिक्र किया और कहा कि आम लोगों को गैस सिलेंडर की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। सतीश शर्मा जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एनएलयू को लेकर जो है वो प्रदर्शन किया गया है, आप किस तरीके से? भारतीय जनता पार्टी को मैं बोलूंगा, दिल्ली सरकार आपकी है और हम यूटी के मंत्री हैं। दिल्ली वालों को बोलो पैसा दीजिए, हम 1-2 की जगह 3 बना देना चाहते हैं। देखो, सिर्फ ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन, मैं बार बार बोलता हूँ, दे कुड नॉट कन्विंस यू, दे आर कंफ्यूजिंग यू। आज जरूरत थी ईरान के साथ खड़े होने की। जो बच्चियां वहां पर इन्होंने बेकसूर मारी हैं, तो आज जरूरत थी कि जो हमारा ऑल टाइम फ्रेंड था ईरान, आपने उसको छोड़कर नई जा रही हैं पायलियां। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ना, आदत ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, वो अच्छी होती हैं। बचपन की जो दोस्तियां हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। ग्वादार पोर्ट मिलना वाज नॉट ए जोक, जबकि पूरा चाइना, अमेरिका आपको अपोज कर रहा था। उन्होंने आपको सस्ते में तेल दिया। देयर वाज कंटेनर्स के पैसे नहीं लिए जाते थे। टेक्स 28 डेज टू हिट द पोर्ट्स ऑफ इंडिया। आज भी ईरान आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं इंसानियत को बड़ा समझ के और कमर्शियल रिलेशंस और बिजनेस रिलेशंस को परे करके आपको इंसानी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सोचना चाहिए। वही हिंदुस्तान का मुस्तकबिल, उसी पे। एलपीजी को लेकर इस समय काफी ज्यादा बिल्कुल लोगों कमी है। पैनिक। देखो, पूरे वर्ल्ड में ये क्राइसिस है, क्योंकि जिस कंट्री को ही आपने इग्नोर कर दिया, 30% जहाँ से आता था, बहुत सारी जो उनकी फैसिलिटीज थी तबाह होगी। तो मुझे लगता है अभी तक हमारे पास 11 और 17 दिन का कोटा एलपीजी हमारा, हाँ, we have sufficient quota, no need to worry, and I hope in days to come good sense will prevail and we will be benefited out of it. आज सीएम उमर अब्दुल्ला भी जो है वो बैठक उनकी होने जा रही, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। आई होप कि हमें जो 50% मैंने कोटा मांगा है कमर्शियल का, वो हमें मिल जाएगा। 20% उन्होंने दिया है। आज मुझे लगता है ज्यादा मिल जाएगा। आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? आप मिनिस्टर है, आपके द्वारा क्या सख्ती करनी है, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाएगी, और लोगों को बोला र्यूमर मॉन्गर से बचना, और इस समय थोड़ा सा जुडिशियस यूज जरूर करना। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जिस प्रकार से एलपीजी की बात करें, क्राइसिस इस समय देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पैनिक भी लोगों में काफी ज्यादा नजर आ रहा है। आज शाम करीबन 6 से 6:30 बजे के बीच में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बैठक करने जा रहे हैं। सीएम जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो इसमें शिरकत लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो शामिल होंगे, और जम्मू कश्मीर के इस समय है उसको तमाम चीजों को लेकर जो है वो दिया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा चलो सचिवालय के आह्वान पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और कथित बैकडोर भर्तियों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
हमेशा कहता हूँ एमसी वालों को जम्मू से मिला नहीं वोट, इसलिए जम्मू के लिए इनके नीर में एक खोट, लेकिन जिनको मिला है वोट उनको अपना हक लेना आता है। हमने जम्मू एक मजबूत गुलदस्ता है, इसमें आंच नहीं लगने देनी। आप कश्मीर में बनाइए, हम स्वागत करते हैं, जम्मू के साथ भेदभाव हम नहीं करने देंगे। और बल्कि जो जम्मू के लोग सरकार में बैठे हैं उनकी खामोशी जो है उनके कैरेक्टर को उजागर कर रही है। एनसी के नेताओं से जब सवाल पूछो वो सब कुछ भाजपा पे छोड़ देती है, कहती है सेंटर में उनकी सरकार है, उन्हें कौन रोक रहा है? आखिरकार क्यों ऐसा बोला जाता है? ये उनको पता है ना कि ये डिसीजन चीफ मिनिस्टर को लेना है, क्योंकि एमसी के जो लोग जम्मू के हैं इनकी इतनी बुनियाद नहीं है कि ये कुछ बोल सके। लिहाजा जो लड़के सड़कों पे उतरे हैं, हमने सदन में मसले को उठाया हुआ है, एनएलयू जम्मू के लिए लेके रहेंगे। ये उग्र प्रदर्शन, युवाओं की उदासी, युवाओं के साथ जो चीटिंग की गई, युवाओं के पीठ के पीछे खंजर खोपा गया, 1.5 लाख नौकरी देनी थी, 24,000 नौकरी बैकडोर एंट्री की इन लोगों ने। ये इसी का आज युवा भारतीय जनता पार्टी और जम्मू के डोगरे आज सड़कों पे हैं। हमें संघर्ष करना आता है, हम संघर्ष करके अपना हक लेना जानते हैं। बम बम बोले की फिल्म हमें दिखा चुके हैं, आज 12 घंटे का ट्रेलर है। हम एनएलयू भी लेंगे, हम कश्मीर को भी देना चाहते हैं, जम्मू के युवाओं के लिए भी लेना चाहते हैं। हम ये जो इनकी रणनीति है जम्मू और कश्मीर को बांटना, मुसलमान और हिंदू को बांटना, अब मुसलमान हिंदू समझदार हो चुके हैं। ये इनकी जो वोट बैंक की रोटियां नहीं। राजौरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। वन विभाग के एक अधिकारी और एक गार्ड को खांडली के पास 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी किसी काम के बदले पैसे की मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर एसीबी ने ट्रैप बिछाकर उन्हें पकड़ लिया। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया और एसीबी ने मामले की जांच शुरू कर दी और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की एक और बड़ी कार्रवाई, राजौरी के अंदर फॉरेस्टर और एक गार्ड को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए राजौरी के इलाके से पकड़ा गया। इन्होंने ली, जिसमें रंगे हाथों एसीबी ने इन दोनों को राजौरी के खांडली पुल के नजदीक से गिरफ्तार किया, जिसमें एक महकमा फॉरेस्ट का फॉरेस्टर बताया जा रहा है और दूसरा एक गार्ड है, जिसको एसीबी ने राजौरी के खांडली पुल के नजदीक रंगे हाथों एक बार फिर पकड़ा है। राजौरी के अंदर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की, जिसमें एक बार फिर दो करप्शन के खिलाफ बड़ी मुहिम एंटी करप्शन ब्यूरो की और एक फॉरेस्टर और एक गार्ड को रंगे हाथों 70,000 रुपया रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्द दबोचा है। और ये बड़ी कार्रवाइयां राजौरी के अंदर पिछले, माफ कीजिएगा, 7,000 रुपया नकदी लेते हुए इसको पुलिस ने यहाँ रंगे हाथों, एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा। और एंटी करप्शन ब्यूरो के पिछले कुछ अर्सा से राजौरी के अंदर करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल रही है, जिसमें एक और बड़ी कार्रवाई आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने की है, जिसमें एक और एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक और फॉरेस्टर और एक गार्ड को 7,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और बड़ी कार्रवाई राजौरी के अंदर एक बार फिर एंटी करप्शन ब्यूरो की देखने को मिली है, जहां कुछ दिन पहले हमने देखा था कि महकमा बिजली के इंस्पेक्टर को 30,000 रुपया रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। और आज हम दोबारा देख रहे हैं कि एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई राजौरी के अंदर की है, जिसमें फॉरेस्टर, महकमा फॉरेस्ट के फॉरेस्टर और एक गार्ड को 7,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और बड़ी कार्रवाई एक और एंटी करप्शन ब्यूरो की राजौरी के अंदर एसीबी की बड़ी कामयाबी और बड़ी कार्रवाइयां लगातार देखने को मिल रही है। करप्शन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम राजौरी के अंदर देखने को मिल रही है। जमशेद आउटसूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। जम्मू कश्मीर में शिवसेना ने पीडीपी के प्रशासनिक पुनर्गठन विधेयक का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने इसे जम्मू को बांटने की साजिश बताते हुए कहा कि ये विकास नहीं बल्कि राजनीतिक चाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीपी अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए विभाजनकारी एजेंडा चला रही है। साहनी ने उपराज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए और बीजेपी विधायकों से इस प्रस्ताव का विधानसभा में विरोध करने की अपील की। जम्मू की एकता और अखंडता और आपसी भाईचारे को तहस नहस करने की जो है वो राजनीतिक साजिशें इस समय चरम पर है। जम्मू जिसको जो है जम्मू संभाग, जिसके अंदर जो है एक जम्मू और कश्मीर जो दो अलग अलग डिवीजन के अंदर एक हमारा डिवीजन जम्मू था, जिसको लेकर जो है पीडीपी की तरफ से एक जो है बिल लाया गया है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन रीऑर्गेनाइजेशन बिल यानी प्रशासनिक पुनर्गठन प्रस्ताव जो है वो लाया जा रहा है, जिसकी शिवसेना कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है।
ये प्रस्ताव, ये बिल कोई विकास का एजेंडा नहीं है, विकास का रोड मैप नहीं है। ये जम्मू को जो है बांटने का एक जो है बिल है। जम्मू संभाग के 3 टुकड़े करने के लिए जो है ये एक बिल लाया जा रहा है, यानी जम्मू संभाग के अंदर चिनाब वैली को अलग करने का और पीर पंजाल को अलग करने का। देखिए, जम्मू पहले से ही जो है जम्मू और कश्मीर जो 2 अलग अलग डिवीजन के तौर पर जो है जाने जाते हैं, पहले ही जम्मू जो है भुगतभोगी है प्रशासनिक नजरअंदाज होने का, संसाधनों के जो है विकास और संसाधनों को लेकर जो है नजरअंदाज होने का हमेशा जम्मू ने जो है यही आरोप लगाए हैं और ये हकीकत भी है। हमारा मानना है कि अगर आप और इस डिवीजन का विभाजन करते हो तो परेशानियां और बढ़ेंगी। विभाजन से किसी चीज का हल नहीं होता, विभाजन कभी भी विकास का एजेंडा नहीं बनता। रामनवमी के पावन अवसर पर उधमपुर में पवित्र देविका तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लोग आस्था और श्रद्धा के साथ साग प्रवाहित करने पहुंचे, जहां पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान राम के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया और देविका नदी के किनारे भजन कीर्तन और जय श्री राम के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। हम यहाँ पे परिवार की सुख शांति के लिए सब लोग अपने हमारे सनातन धर्म का फेस्टिवल है नवरात्रि, माता रानी की पूजा होती है, तो आज साथ प्रवाह करते हैं, तो हम यहाँ पे उसमें आए हैं। मैसेज यही है कि जैसे हमें अपने पर्यावरण को गंदा नहीं करना चाहिए, इससे हमारी ही पृथ्वी माता को नुकसान पहुँचेगा। हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, जिससे हम माता रानी के करीब जाते हैं, तो हमें जो भी पॉलीथीन है या जो भी घर का वेस्ट है वो यहाँ नहीं फेंकना चाहिए। एक साफ सफाई का ध्यान हमें रखना चाहिए। आज नवरात्रों का लास्ट जो है दिन है, आज हम साफ प्रवाहित करने यहाँ पर आए थे। माता रानी से यही है जो हमारे परिवार में सफाई रखना, सबको खुश रखना और जो भी है सभी लोगों की जो मनोकामना है पूरी करना माता रानी से और हमारे घर में सभी को खुश रखना और जो भी जिनकी जो परेशानियाँ हैं सारी चीज़ों को लास्ट रात्रि है अवसर पर जम्मू के जीएमसी चौकी में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमानदारों के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था की गई और डीएसपी सतीश भारद्वाज द्वारा आयोजित इस लंगर में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंदों की सेवा करना और पर्व की खुशी को साझा करना रहा। पूरे माहौल में सेवा और भक्ति का संगम देखने को मिला, जहां लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। अखनूर कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में रामनवमी का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना और व्रत रखने के बाद आज श्रद्धालुओं ने दरिया के किनारे प्रवाहित कर कंजक पूजन किया और सुबह से ही घाटों पर भक्ति की भीड़ उमड़ी रही और पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। लोगों का कहना है कि नवरात्रों के दौरान घरों में अखंड जोत जलाकर माता का वास कराया जाता है और रामनवमी के दिन विधि विधान से पूजन कर सुख शांति और आत्मिक संतुष्टि की कामना की जाती है। नगरोटा जम्मू में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ के 160 बटालियन द्वारा 5 दिवसीय भारत दर्शन भ्रमण के लिए 15 स्कूली छात्रों को रवाना किया गया। इस दल में 2 शिक्षक और एक सीआरपीएफ कार्मिक भी शामिल हैं और कमांडेंट हरिओम खरे ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को शुरू किया। इस दौरान छात्र अमृतसर और लखनऊ के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे और वहां की संस्कृति से परिचित होंगे। बटालियन द्वारा यात्रा, भोजन और ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने इसे छात्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। ये अवसर मिल रहा है, हम यहाँ रहते हैं, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशंस को हम बड़ी बात समझते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बाहर जाके भी मिले तो दूसरे राज्यों का वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर, वहाँ किस टाइप का माहौल रहता है, ये सब चीज़ें जानने समझने का मौका मिलता है। आप लोग जाएंगे तो आपको डिस्कवरी प्लेसेस आप देखने को मिलेंगे,
और सभी को आप लोग अपने साथ कैमरे में कैद करके लाना है, जिससे आपकी लाइसेंस। ये बहुत अच्छा टूर है, मतलब यहाँ के लोकल बच्चों को, जो लोकल बच्चे हैं उनको मौका दिया जा रहा है। काफ़ी बच्चे यहाँ गाँव के होते हैं, तो उनको ऐसे ज़िंदगी में मौका कहाँ ही मिलता है कि मतलब प्लेन में बैठने का, इतना दूर सफ़र करने का। तो एक तरह से उन्हें मौका मिल रहा है, थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, आसपास देखेंगे, 4 चीज़ें सीख कर आएंगे। तो 160 बटालियन CRPF का मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो ये हमें ले जा रहे हैं, और ऐसे यहाँ के लोकल बच्चों को ऐसे अपॉर्चुनिटी देते रहें, इनको लेते रहें, तो बहुत अच्छी बात है ये। उसके बाद सब जो ये 160 बटालियन है, से इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया कहते हैं कि हमारे कटर बटाल जैसे गाँव के भी इन्होंने बच्चे सेलेक्ट किए। कहाँ ऐसे गांव के हमारे ये बच्चे जा रहे हैं, कहीं ऐसा भी नहीं होगा कि इन्होंने कभी ट्रेन का भी सफ़र किया हो, लेकिन इनको एक हवाई जहाज़ का सफ़र मिला, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। शायद ही आगे करें, तो इसके लिए। न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।